संसद का सत्र खत्म हो चुका है, तो अगले 3 महीनों में अब राजनीतिक दल जो हैं वो क्या करेंगे। पहला, विपक्षी एकता की तैयारी। दूसरा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामों पर चर्चा। और तीसरा, जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, यानी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश, वहां के चुनाव की तैयारी। तो सबसे पहला जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि यानी कि जो विपक्षी एकता है उसकी तैयारी के कुल मिलाकर 3 इस समय सूत्रधार हैं। पहला, ममता बनर्जी, जो बीजेपी से परेशान हैं, तो वो चाहती हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर बीजेपी का मुकाबला करें। दूसरे, स्टालिन, जो कि तमिलनाडु में नए उभरते हुए सितारे हैं और मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद वो कांग्रेस और के साथ मिलकर एक विपक्षी एकता के वो भी दूसरे ध्रुव हैं। तीसरे, चंद्रशेखर राव, जो कि अपने राज्य में तेलंगाना में बीजेपी से परेशान हैं, वो भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता हो। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे इस विपक्षी एकता की, और खास करके कि केजरीवाल क्यों ममता बनर्जी से अपनी दूरी बना रहे, या फिर उस विपक्षी एकता में वो उस तरह से पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, या फिर 2024 की तैयारी है, उसमें जिस तरह से कुछ नेता, जिसमें खास करके ममता बनर्जी ने लीड ले रखा है कि वो चाहती हैं कि ये सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी को काउंटर करें, बीजेपी को टक्कर दें। तो पहला जो इसके सूत्रधार हैं वो ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने काफ़ी पहले से इस विपक्षी एकता की शुरुआत की है और कई सारे नेताओं से वो मिली हैं, दिल्ली आई हैं, चिट्ठी लिखा है। दूसरी जो इस पूरी कहानी के सूत्रधार हैं वो स्टालिन, जो चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस उनके साथ अलायंस में है, तो इसलिए कांग्रेस को केंद्र में रखकर एक विपक्षी एकता की शुरुआत होनी चाहिए। और जिस तरह से पिछले दिन वो आए थे, जिस तरह से दिल्ली में उनके कार्यालय की शुरुआत हुई और उसमें तमाम सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता वहाँ पर गए, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से दिल्ली में डीएमके का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यालय की शुरुआत की, तो एक तरह से उनको ये लगता है कि बिना दिल्ली में अपना पैर रखे विपक्षी एकता हो नहीं सकता, या फिर सेंटर की पॉलिटिक्स की नहीं जा सकती। तो इसलिए विपक्षी एकता के दूसरे सूत्रधार स्टालिन हैं। तीसरे जो सूत्रधार हैं वो उनसे ज़्यादा आक्रामक हैं, वो है चंद्रशेखर राव, क्योंकि उनके राज्य में बीजेपी सेंध लगा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि तमिलनाडु में सेंध लगा सके, लेकिन तेलंगाना में उस स्थिति में है कि वो सेंध लगाकर अगले विधानसभा चुनाव तक चंद्रशेखर राव को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो इसलिए चंद्रशेखर राव विपक्षी एकता के तीसरे सूत्रधार हैं, जो चाहते हैं कि ये सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी को काउंटर करें या बीजेपी को का मुकाबला करें 2024 के लिए, असेंबली के लिए, और अलग अलग फ्रंट पे जहां भी मौका मिल सके, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वहां पर उनको मुकाबला करना चाहिए। तो ये 3 जो मुख्य चेहरे हैं वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता हो बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए और राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब सवाल यह है कि इसमें से जो एक प्रमुख नेता है, जिनकी कि 2 राज्यों में सरकार है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि आप अगर देखें कि ये सारे जो उभरते हुए सितारे हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर स्थिति में है अपने उन राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में पैर पसारने के लिए, लेकिन वो विपक्षी एकता से थोड़ी सी कन्नी काटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के एफर्ट से थोड़ा सा वो अपने को अलग रख रहे हैं। तो आखिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के विपक्षी फ्रंट में जाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल को उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है, और क्यों वो बचते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल का उन राज्यों में मुकाबला अगले जो विधानसभा के चुनाव होने, वहां पे कांग्रेस के साथ डायरेक्ट एक तरह से फाइट है। यानी कि अगर हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल में अरविंद केजरीवाल अगर किसी का वोट खाएंगे तो वो कांग्रेस का वोट खाएंगे। वैसे ही आप गुजरात की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल अगर किसी का वोट खाएंगे तो वो कांग्रेस का वोट खाएंगे। तो इसलिए उस एकता की कड़ी में उस कांग्रेस के साथ मिलना उनके लिए फिलहाल कोई फायदेमंद सौदा नहीं है, जहां पर 2 राज्यों में चुनाव अगले 5-6 महीनों में होना है, हिमाचल और गुजरात में। अब अगर बात कर लें कि बाकी राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी के इस फ्रंट में या फिर अपोजिशन के फ्रंट में जाने से कोई खास पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलने वाला। मसलन के उदाहरण के तौर पर हम समझें कि जहां पर पश्चिम बंगाल जहां पंचायत के चुनाव जहां पर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं लड़ना, तो वहां पर उन्हें ममता बनर्जी से ही फाइट करना होगा, तो वो उस फ्रंट में जाकर उन्हें कोई खास पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलने वाला।
तो पहली जो केजरीवाल की रणनीति है कि अपना चुनावी फायदा देखना, न कि उस फ्रंट में शरीक होकर कोई ऐसी मुहिम का नेता बनना जिसका कि कोई पॉलिटिकल डिविडेंड ना हो। तो पहला साफ फर्क है या साफ उसका मैसेज है कि केजरीवाल को इस फ्रंट में जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई चुनावी फायदा नहीं हो रहा, और खास करके तब जबकि उन्हें कांग्रेस से ही लड़ना है उन राज्यों में जहां पर वो बीजेपी के खिलाफ अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए जाने और न जाने का फायदा या नुकसान ये है कि इनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास एक पुराना पॉलिटिकल बैगेज है, यानी कि कहें कि कई सारी पार्टियां हैं जो भाई भतीजेवाज या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के आधार पर चल रही हैं। वो उस फ्रंट में शरीक होकर वो जो अपना जो स्लेट है जिस पर अभी तक उस तरह का डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के इल्ज़ाम नहीं लगे हैं उसको वो ख़राब नहीं करना चाहते। यानी कि जो परसेप्शन का खेल है जहाँ पर बीजेपी उस मुद्दे को, प्रधानमंत्री लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, वहाँ पर उस फ्रंट में जहाँ पर ज़्यादातर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले नेता हैं वहाँ पर शरीक होकर वो अपनी जो इमेज है उसको डेंट नहीं करना चाहते। ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि चूंकि इस समय 2024 का चुनाव बहुत दूर है और 2024 से पहले कई विधानसभा के चुनाव होने हैं जहां पर केजरीवाल को अपने पैर पसारने का ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बाद ही केजरीवाल कहीं ना कहीं अपना अगला मूव उठाना चाहेंगे। क्योंकि जिन राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर स्थिति में है और केजरीवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देकर बीजेपी के समानांतर अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उन राज्यों में अपने पैर पसारने का जो उनका एजेंडा है वो ज़्यादा जरूरी है, न कि उस पॉलिटिकल फ्रंट में शामिल होकर एक तरह से नेतागिरी करना। तो इसलिए नेतागिरी करने के लिए वो ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन जैसे नेताओं को मौखिक समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उसमें उस तरह से हिस्सेदार बनकर उन्हें कोई बहुत ज़्यादा उसका पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं होना है। हो सकता है कि थोड़े समय के बाद वो अपनी रणनीति बदल लें जब वो और बेहतर स्थिति में हों, कांग्रेस का वोट वो खिसका करके वो अपनी और बेहतर स्थिति में उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो उस पूरे फ्रंट से अपना पॉलिटिकल डिविडेंड कुछ निकालने की हैसियत में हों। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कमेंट्स, अपना रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।